नमस्कार, आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 6 भाग 1 पढ़ लिया। भाग 1 में आपने ये कोशिश की जानने की कि आनुवंशिक पदार्थ क्या हो सकता है, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। इस संबंध में आपने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा जिसे ग्रिफिथ का जीवाणु रूपांतरण प्रयोग कहते हैं। और ग्रिफिथ ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उससे थोड़ी बहुत बातें तो पता चली थी कि कोई ऐसा पदार्थ है जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन में जाता है और आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर देता है एस स्ट्रेन में। अब उसी पदार्थ की खोज में बहुत सारे प्रयोग हुए यह पता करने के लिए कि आनुवंशिक पदार्थ एक्चुअल में क्या है। तो दूसरा प्रयोग हुआ ग्रिफिथ के बाद, जो कि 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। वो थे एवेरी, मैकलॉयड, मैककॉर्टी। इनका पूरा नाम है ओसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैकलॉयड एंड मैकलिन मैककॉर्टी। इनको शॉर्ट फॉर्म में ही याद किया जाता है। आप चाहें तो पूरा नाम अगर याद होता है तो कर लीजिए, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं एवेरी, मैकलॉयड, मैककॉर्टी का प्रयोग। इन तीनों साइंटिस्ट ने ग्रिफिथ के ही प्रयोग को दोबारा से किया, लेकिन इस बार उन्होंने चूहे को नहीं लिया। उन्होंने अपना प्रयोग चूहे पे ना करके पात्रे यानी कल्चर मीडियम पर किया। कल्चर मीडियम मतलब लैब में एक ऐसे बाउल में जिसमें उस जीवाणु के वृद्धि से संबंधित समस्त पदार्थ उपस्थित हों, उसे हम कल्चर मीडियम कहते हैं। जिससे वो जीवाणु जब उसमें रखा जाए तो वो वृद्धि करे, खाए पिए, मौज मस्ती से अपनी संख्या बढ़ाए। तो उस कल्चर मीडियम में इसका इन्होंने प्रयोग किया। कौन से बैक्टीरिया को लेके? वही बैक्टीरिया जो ग्रिफिथ ने लिया था। कौन सा बैक्टीरिया लिया था? निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, या जिसे हम न्यूमोकोकस भी कहते हैं। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने ही ग्रिफिथ के ही प्रयोग को दोबारा से किया, लेकिन इस बार चूहे में ना करके इन्होंने पात्रे यानी कल्चर मीडियम पर किया। सिर्फ ये जानने के लिए कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कौन सा वो पदार्थ था जो आर स्ट्रेन में जाता है और आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता है। आइए इस संबंध में हम डिटेल बातें करते हैं। एवेरी और मैकलॉयड मैककॉर्टी ने किस बैक्टीरिया पर अपना प्रयोग किया? सबसे पहले तो ये याद करिए, वही बैक्टीरिया जो ग्रिफिथ ने यूज़ किया था। निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया जिसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, या जिसे हम न्यूमोकोकस भी कहते हैं, न्यूमोकोकस। अब इन्होंने ये जानने का प्रयास किया क्योंकि इसके 2 स्ट्रेन प्राप्त थे। कौन कौन से? एक एस स्ट्रेन था जो रोग उत्पन्न करने में सक्षम था, ठीक है, और एक दूसरा आर स्ट्रेन था जो रोग उत्पन्न नहीं कर सकता, रोग उत्पन्न नहीं कर सकता। और ग्रिफिथ ने क्या प्रूफ किया था कि कोई पदार्थ है एस स्ट्रेन से जो आर स्ट्रेन में जाता है और आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर देता है एस स्ट्रेन में, वो आनुवंशिक पदार्थ है। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से जो पॉसिबिलिटी थी कि क्या आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है उनको अलग कर लिया। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से पहले तो इन्होंने आरएनए को अलग किया, फिर उन्होंने प्रोटीन को अलग किया और फिर उन्होंने डीएनए को अलग किया। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में से उसका आरएनए निकाला, प्रोटीन निकाला और डीएनए निकाला, और उसके बाद उन्होंने कल्चर मीडियम में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को रख दिया। सभी में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इन सभी में क्या है? आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन। बात को समझिएगा। ये 3 बाउल लिया, बाउल में वो मीडियम रखा। मीडियम मतलब खाने पीने का सामान, इनका जो भी चीज़ें न्यूट्रिएंट मीडियम्स होते हैं जो इनके वृद्धि के लिए ज़रूरी होते हैं, जनन के लिए ज़रूरी होते हैं, वो इनमें रख दिया। साथ ही इन बैक्टीरिया को भी इसमें डाल दिया। तीनों में अलग अलग में
आर स्टेन बैक्टीरिया को डाल दिया। अब बारी बारी से उन्होंने एस स्टेन बैक्टीरिया को के आरएनए, प्रोटीन और डीएनए को अलग अलग कल्चर मीडियम में डाला। यानी इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने आरएनए को डाल दिया। आरएनए किसका है? एस स्टेन का। फिर इन्होंने क्या किया, प्रोटीन को इसमें डाल दिया और फिर इन्होंने डीएनए को इस वाले कल्चर मीडियम में डाल दिया। ध्यान से समझिएगा, हमें ये पता करना है कि आनुवंशिक पदार्थ कौन है, आरएनए है, प्रोटीन है या डीएनए है। तो बारी बारी से हमने एस स्टेन बैक्टीरिया के आरएनए को निकाला, एक कल्चर मीडियम में डाल दिया जिसमें आर स्टेन बैक्टीरिया था। एस स्टेन के प्रोटीन को निकाला, दूसरे कल्चर मीडियम में डाल दिया जिसमें आर स्टेन बैक्टीरिया था। एस स्टेन के डीएनए को निकाला और तीसरे कल्चर मीडियम में डाल दिया जिसमें आर स्टेन बैक्टीरिया था। थोड़ी देर वेट किए, फिर इन्होंने देखा थोड़ी देर बाद जिसमें आरएनए मिला था, एस स्टेन का आरएनए मिला था, उसमें कोई भी एस स्टेन बैक्टीरिया नहीं बना, कोई भी एस स्टेन बैक्टीरिया नहीं बना। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आरएनए तो आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि अगर आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता तो एस स्टेन का आरएनए है वो आर स्टेन में जाता और आर स्टेन में अपनी संख्या बढ़ाता और एस स्टेन बैक्टीरिया बना देता, लेकिन नहीं बना। यानी ये प्रूफ हो गया कि आरएनए तो आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद प्रोटीन वाले में देखा गया, इस कल्चर मीडियम में देखा गया कि जिसमें प्रोटीन डाला गया था एस स्टेन का, क्या उसमें एस स्टेन बना है? तो इस वाले मीडियम में भी एस स्टेन बैक्टीरिया नहीं बना था। अगर प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ होता तो एस स्टेन का प्रोटीन आर स्टेन में जाता और आर स्टेन को एस स्टेन में कन्वर्ट करता, लेकिन एस स्टेन नहीं बना। तो क्या सिद्ध होता है कि प्रोटीन भी आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। लेकिन जब एस स्टेन का डीएनए आर स्टेन के साथ मिक्स किया गया तो इसमें एस स्टेन बैक्टीरिया बनी, एस स्टेन बैक्टीरिया पाया गया। तो ये प्रूफ करता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, क्योंकि डीएनए एस स्टेन का था और जिसका डीएनए होगा वही बनेगा। डीएनए एस स्टेन का था, वो डीएनए आर स्टेन में गया और आर स्टेन से कुछ कोशिकाओं को एस स्टेन में रूपांतरित कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, एवेरी, मैक्लाइड और मैकॉर्टी, इन तीनों ने सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। आया समझ में? बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। हमें यही पता करना था कि आखिर एस स्टेन बैक्टीरिया से कौन सा पदार्थ जाता है जो आर स्टेन को एस स्टेन में कन्वर्ट कर देता है। हमें शक था 3 पर। हमें शक था आरएनए हो सकता है, हमें शक था प्रोटीन हो सकता है, हमें शक था डीएनए हो सकता है। तो हमने क्या किया, बारी बारी से इसके एक एक पार्ट को निकाल कर आर स्टेन के साथ रख दिया और जिसमें आर स्टेन से एस स्टेन बैक्टीरिया बन जाता है, मतलब वही आनुवंशिक पदार्थ है। इस प्रकार से एवेरी, मैक्लाइड, मैकॉर्टी ने यह सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, जो ये शब्द बोली जाती है कि सर्वमान्य रूप से सिद्ध किसने किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो थे 2 साइंटिस्ट। कौन? अल्फ्रेड हार्शे एवं मार्था चेज। तो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में नेक्स्ट बताया जाएगा अभी इसके बाद। तो अभी इन्होंने सिर्फ संकेत दिया, संकेत में 100% में 99% ये था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। इनके एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया। आइए अब चलते हैं बुक पे। देखिए, इसे कहते हैं रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण अथवा ओसवाल्ड, एवेरी, मैक्लाइड और मैकलिन मैकॉर्टी के प्रयोग। इसके सामान्य भाषा में एवेरी, मैक्लाइड, मैकॉर्टी का प्रयोग ही कहते हैं। यह प्रयोग कब किया गया था? 1944 में। ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग कब किया था? 1926 में। ये सब बातें याद रखेंगे। एवेरी, मैक्लाइड, मैकॉर्टी ने अपना प्रयोग किस पे किया? जिस पर ग्रिफिथ ने किया था। कौन सा बैक्टीरिया था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया न्यूमोकोकस।
तो इन वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के परिणाम को 1944 में प्रकाशित कराए। इन्होंने ग्रिफिथ के प्रयोगों को जीवे में ना कराकर, यानी चूहे में ना कराकर पात्रे यानी कांच के बर्तन में, कांच के पात्र में किया और इस प्रकार रूपांतरण कारक पदार्थ की पहचान की। ग्रिफिथ ने तो बताया था कि कोई रूपांतरण पदार्थ है जो एस स्टेन से आर स्टेन में जाता है और आर स्टेन की कुछ कोशिका को एस स्टेन में कन्वर्ट कर देता है। अब इन तीनों साइंटिस्ट का एम था कि उस रूपांतरित कारक पदार्थ की खोज करना कि कौन सा रूपांतरित कारक पदार्थ था जो आर स्टेन को एस स्टेन में कन्वर्ट कर देता है। इन्होंने संवर्धन माध्यम यानी कल्चर मीडियम, पहले तो ये बात समझ लीजिए कल्चर मीडियम क्या होता है। हम सभी को जीने के लिए, वृद्धि करने के लिए खाने यानी भोजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही जीवाणुओं को भी वृद्धि करने के लिए उन्हें न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थों की ज़रूरत होती है। तो कांच के बर्तन में जो पोषक पदार्थ उन बैक्टीरिया के लिए रखा जाता है, गन्ने का रस ही रख लीजिए, गन्ने का रस भी कल्चर मीडियम की कार्य करता है। कोकोनट वाटर जो नारियल पानी होता है वो भी कल्चर मीडियम का काम करता है, आप उसमें भी बैक्टीरिया को ग्रो करा सकते हैं। तो कल्चर मीडियम में उस जीवाणु को रखकर इन तीनों साइंटिस्ट ने प्रयोग किया था, जो अभी इससे पहले मैंने बताया था 3 बाउल लेकर। उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के अनुग्र विभेद यानी आर स्टेन का संवर्धन किया। तीनों बाउल में किसको लिया था? आर स्टेन को। और फिर एस स्टेन के जीवाणुओं के प्रोटीन को अलग किया, डीएनए को अलग किया और आरएनए को अलग किया और बारी बारी से एक एक बाउल में डाल दिया। सब कुछ आपने पढ़ लिया। इनमें से प्रत्येक को जीवित आर स्टेन के जीवाणु कोशिकाओं के पोषक माध्यम में अलग अलग मिला दिया गया। 3 बाउल था, तीनों बाउल में अलग अलग, एक में एस स्टेन का आरएनए मिलाया गया, दूसरे में प्रोटीन मिलाया गया, तीसरे में डीएनए मिलाया गया। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि जिस संवर्धन माध्यम में डीएनए मिलाया गया था, केवल उसी में आर स्टेन के जीवाणु एस स्टेन में परिवर्तित हुए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसी बाउल में जिसमें एस स्टेन का डीएनए मिलाया गया था, उसी बाउल में केवल आर स्टेन की कोशिकाएं एस स्टेन में कन्वर्ट हुई तथा शेष दोनों में नहीं हुई थी। एस स्टेन से प्राप्त डीएनए को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग में राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम तथा दूसरे में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियेज एंजाइम मिलाया गया। ये एंजाइम क्रमशः आरएनए और डीएनए का विघटन करते हैं। यानी अब और कंफर्म करने के लिए राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियेज एंजाइम मिलाया गया, ये देखने के लिए कि फाइनल प्रोडक्ट कौन है जो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। क्योंकि राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है? ये एक एंजाइम है, याद रखेंगे, राइबोन्यूक्लियेज, ये आरएनए को नष्ट करता है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज डीएनए को नष्ट करता है। तो जिस कल्चर मीडियम में ये मिलाया गया था उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसमें एस स्टेन बनता है। लेकिन जिसमें डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस बनाया गया यानी डीएनए नष्ट हो गया, तब आर स्टेन से एस स्टेन बन पाएगा? नहीं। तो यही इन्होंने बताया यहाँ पर। याद रखेंगे कि किसी भी एंजाइम में लास्ट में ए या सी एज होता है, ठीक है, मैक्सिमम एंजाइम में, सभी में नहीं, अधिकतर एंजाइम के लास्ट में ए या सी एज होता है। तो जब भी आप एज प्रयोग शब्द में प्रयोग हुआ देखें तो आप समझ जाएं कि एक एंजाइम है। अब वही बात कह रहे हैं कि डीएनए प्लस राइबोन्यूक्लियेज को आर स्टेन के जीवाणु कोशिका में पोषक माध्यम में मिलाया गया, तो एस तथा आर स्टेन दोनों प्रकार की कोशिकाएं बनी। क्यों बनी? क्योंकि डीएनए के साथ राइबोन्यूक्लियेज मिलाया गया है। तो राइबोन्यूक्लियेज तो आरएनए को नष्ट करता है ना, डीएनए को तो नष्ट नहीं करता, यानी एस स्टेन का डीएनए तो सुरक्षित है। तो जब डीएनए सुरक्षित है तो आर स्टेन को एस स्टेन में कन्वर्ट कर देगा, इसीलिए एस और आर दोनों बनते हैं। लेकिन जब एस स्टेन के डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम के साथ मिलाया गया तो ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए को नष्ट कर देता है। तो जब डीएनए एस स्टेन का नष्ट हो गया तो क्या कोई आर स्टेन एस स्टेन में बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा। तो इस वजह से
आर स्टेन जीवाणु के कोष पोषक माध्यम में मिलाया गया तो केवल आर स्टेन की जीवाणु कोशिकाएं बनी। क्लियर है? इसको दूसरी संदर्भ में आपको समझाया गया है। पहला संदर्भ यह है कि एस स्टेन के तीनों पार्ट को अलग अलग आर स्टेन के साथ मिक्स करके ये प्रूफ किया गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होती है। दूसरा एंजाइम के माध्यम से। हो सकता है इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो, अभी आपको फिगर में कंफर्म करा देंगे, फिगर के माध्यम से अभी हम आपको समझा देंगे एंजाइम का जो ये बात बोली जा रही है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उपर्युक्त परिणामों से स्पष्ट हो गया कि एस स्टेन की उग्र कोशिकाओं का डीएनए ही आर स्टेन की अनुग्र कोशिकाओं को एस स्टेन की उग्र कोशिकाओं में बदलता है। ठीक है, अतः डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। आइए ये फिगर देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे हीट किल्ड एस सेल है, यानी गर्म करके मार दिया गया एस स्टेन बैक्टीरिया जो रोग उत्पन्न करता है। अब इसमें से हम इस कोशिका में हम पहले ऐड करेंगे प्रोटीनेज एंजाइम। मरी हुई एस सेल्स में हम प्रोटीनेज एंजाइम ऐड करेंगे। तो भैया ध्यान रखेंगे, प्रोटीनेज एंजाइम अगर हम डालते हैं तो प्रोटीनेज किसको मारता है? प्रोटीन को नष्ट करता है, यानी नो प्रोटीन, इसमें कोई प्रोटीन नहीं है। भैया समझिए ध्यान से, हम ये जानने के लिए कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है कि नहीं, हम प्रोटीएज एंजाइम डाल दिए। अगर हम प्रोटीएज एंजाइम डालेंगे तो यहाँ पर प्रोटीन नष्ट हो जाएगा, और प्रोटीन नष्ट होगा तो यानी अगर प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है तो इसमें कोई भी एस बैक्टीरिया नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एस बैक्टीरिया बना। तो एस बैक्टीरिया बना मतलब प्रोटीन का कोई लेना देना आनुवंशिक पदार्थ से नहीं है। समझ में आया? प्रोटीन को अगर हम नष्ट कर, हम ये मानते हैं कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है, तो इसमें प्रोटीन तो नहीं है क्योंकि हमने एंजाइम के द्वारा प्रोटीन नष्ट कर दिया। तो प्रोटीन नहीं है तो यहाँ पर एस सेल नहीं बनना चाहिए था, लेकिन बनता है। तो ये क्या बना? प्रूफ करता है कि प्रोटीन तो आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। दूसरे में हम आरएनएज एंजाइम मिक्स कर देते हैं। आरएनएज वही राइबोन्यूक्लिएज, अभी जो पहले आया था अभी इसके ऊपर, तो राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम ऐड करते हैं। तो राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम किसको मार देता है? आरएनए को नष्ट कर देता है। तो अब आरएनए नहीं है, नो आरएनए। अगर आरएनए आनुवंशिक पदार्थ था और इसमें आरएनए नहीं है तो मतलब एस स्टेन बैक्टीरिया नहीं बनना चाहिए, लेकिन बनता है। एस सेल्स अपीयर, दिखाई देता है एस सेल, यानी ये भी प्रूफ हो गया कि आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। अब बचा क्या? डीएनए। अब हम क्या करते हैं? डीएनएज एंजाइम, लास्ट में डीएनएज एंजाइम ऐड करते हैं। डीएनएज एंजाइम मिलाने से डीएनए एस स्टेन का सब नष्ट हो गया, यानी नो डीएनए। भैया अब डीएनए है ही नहीं और डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, तो बताइए एस कोशिका बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि एस स्टेन का डीएनए तो नष्ट हो गया। तो जब डीएनए नष्ट हो गया तो कोई भी आर स्टेन एस स्टेन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। और तीसरे में पाया भी गया नो एस सेल्स अपीयर, यानी कोई भी एस कोशिका दिखाई नहीं पड़ी। समझ में आया? ये क्या प्रूफ करता है कि यही भैया आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। क्योंकि यहाँ पर देखिए डीएनए नष्ट नहीं किया गया, इसीलिए एस कोशिका बनी। यहाँ पर देखिए डीएनए नष्ट नहीं किया गया, प्रोटीन नष्ट किया गया था, डीएनए नहीं नष्ट किया गया था, एस कोशिका बनी। लेकिन जैसे ही डीएनए को नष्ट किया गया एस कोशिका नहीं बनी। तो क्या प्रूफ करता है? ऑफ कोर्स डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल है। तो ये प्रूफ दिया था एवेरी मैकलेड मैकॉर्टी ने। ये बताया इन्होंने कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। अब इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो एक लाइन ही फेमस है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताइए सर्वमान्य रूप से किसने सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है? द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल इज गिवन बाय, तो क्या बताएंगे? दो साइंटिस्ट, अल्फ्रेड हार्से एंड मार्था चेज। दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड हार्से एंड मार्था चेज। इन्होंने एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें बताया कि बस आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। अब इसके आगे नहीं बोलेंगे। और प्रूफ भी कर दिया इन्होंने, अनइक्विवोकल प्रूफ दिया, सर्वमान्य रूप से सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। आइए देखते हैं इन्होंने किस प्रकार से अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो नेक्स्ट आता है अल्फ्रेड हार्से व मार्था चेज का प्रयोग। याद करिए, अल्फ्रेड हार्से और मार्था चेज का प्रयोग। तो पहले
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में सर्वमान्य रूप से सिद्ध करने, सर्वमान्य रूप से, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, सर्वमान्य रूप से सिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? अल्फ्रेड डी हार्से और मार्था चेज को जाता है। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कब किया था? 1952 में। ठीक, 1926 में ग्रिफिथ ने, 1944 में एवरी मैकलार्ड मैकॉर्टी ने और 1952 में मार्था चेज और हार्से, इन्होंने पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अब बात आती है कि इन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करिए तुरंत। अल्फ्रेड हार्से और मार्था चेज ने किस पर अपना प्रयोग किया था? इस्चेरिचिया कोलाई, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ई कोलाई, याद करिए, इस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई। और जीवाणु भोजी, जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। देखिए, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज, पहले तो ये समझ लीजिए होता क्या है। जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज, जब आप इंग्लिश पढ़ते हो बैक्टीरियोफेज तो लगता है कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नहीं होता ये क्या होता है? वायरस होता है, विषाणु होता है, जीवाणु नहीं है। क्या है ये? विषाणु है। और इसके हिंदी से शब्द से कुछ बातें क्लियर होती है। जीवाणु भोजी, भोजी मतलब खाने वाला, किसको खाने वाला? जीवाणु को खाने वाला। एक ऐसा विषाणु, एक ऐसा वायरस जो जीवाणु को खाता है, उसे हम जीवाणु भोजी कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और ये क्या है? बैक्टीरिया है, ई कोलाई। इस्चेरिचिया कोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। तो इस जीवाणु को खाने वाला ये जीवाणु भोजी है। इन दोनों को साथ में लेकर प्रयोग किया, क्योंकि ये एक जीवाणु है और ये इसको खाने वाला है, वायरस। तो पहले ये बात आप याद करिए कि अल्फ्रेड हार्से और मार्था चेज ने किस पर अपना प्रयोग किया था? ई कोलाई जीवाणु और जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज पर। वो कौन सा जीवाणु भोजी था? T2। बैक्टीरियोफेज कौन सा था? T2। अब हम आपको पहले दिखाते हैं जीवाणु भोजी की संरचना कि कैसा दिखता है, क्या क्या पार्ट होता है, तभी आप आगे समझ पाओगे। अब ई कोलाई बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया है, इनके पास एक सेल वॉल होगी, अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल होगा, बस काम खत्म, इतना ही है। लेकिन जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम आपको उसका फिगर दिखाते हैं। ये है जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। ये T4 लिखा हुआ है, इसको T2 बना लो, कोई ज़्यादा अंतर होता नहीं है। षटगोनल होता है यानी हेक्सागोनल इसका हेड होता है, हेक्सागोनल। ठीक, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, हेक्सागोनल इसका हेड होता है। और इसके अंदर होता है डीएनए, देख पा रहे हैं, ये इसका डीएनए है। चूंकि वायरस है, वायरस किस चीज़ों से मिलकर बने होते हैं? विषाणु किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं? याद करिए, विषाणु 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, बस। अब न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, या फिर बस आरएनए या डीएनए, 2 ही तो होते हैं और फिर कहाँ होता है, और प्रोटीन। तो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज में डीएनए इसका आनुवंशिक पदार्थ है, हेड है, प्रोटीन से बना हुआ है। उसके बाद ये पूरा का पूरा सिरा टेल कहलाता है। ये पूरा का पूरी संरचना क्या कहलाती है? टेल कहलाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इस टेल में भी कुछ अपने पार्ट्स होते हैं, जैसे इसे कॉलर कहते हैं, इसे सीथ कहते हैं। इन सब का कोई अभी प्रयोग नहीं है, तो ये सब बाद में भी जाना जा सकता है, स्वास्थ्य एवं रोग में बताया जाएगा। अगर आप अभी याद करना चाहते हैं तो कर लीजिए, स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। छोटा सा तो फिगर है, BSc MSc तक आता है ये सब। अच्छा, बैक्टीरियोफेज में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है? प्लेट, जिसे कहते हैं बेसल प्लेट, या इसे हम टेल प्लेट भी कहते हैं, टेल प्लेट भी कहते हैं। ठीक, जिसमें कांटे जैसी संरचना होती है। इस बेसल प्लेट से 6 टेल फाइबर लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। बेसल प्लेट से 6 टेल फाइबर लगे होते हैं। आइए इनके हिंदी में नाम बता दें। हेड को कहते हैं सिरा, जो कैसा होता है? षटकोणीय, षटकोणीय यानी हेक्सागोनल। और ये हो गया आपका कॉलर, इसे सीथ ही कहते हैं, बंडल कह सकते हैं, डीएनए है। टेल प्लेट, इसे हम क्या कह सकते हैं? पुच्छ प्लेट भी कह सकते हैं हिंदी में।
इस पूरी संरचना को क्या कहते हैं? टेल यानी पुच्छ, पुच्छ मतलब पूंछ, और इसे टेल फाइबर कहते हैं, या इसे हम पुच्छ रेशे भी कह सकते हैं, पुच्छ रेशे। तो कुछ था इसमें, ऐसे देख के बना सकते हो। षटगोनल है, ठीक है। उसके बाद इसका ये सिरा आता है टेल, उसके बाद इसका ये आता है टेल प्लेट, उसके बाद यहाँ से 6 ठो निकले होते हैं टेल फाइबर। कितना इजी फिगर था, बन गया। अंदर डीएनए लगा दो, हो गया, बैक्टीरियोफेज बन गया, जीवाणुभोजी। तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बैक्टीरियोफेज की संरचना समझ लिए। बैक्टीरियोफेज की संरचना समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट एल्फ्रेड हार्से और मैथरचेज ने किया था वो इसी पे किया था, तो संरचना समझना जरूरी था। हो गया, आपने देखा, याद कर लीजिए फिगर को, थोड़ी देर के लिए नागिन बन जाइए, फोटो खींच लीजिए आंखों में, उसके बाद अभी समझिएगा। तो ये था बैक्टीरियोफेज। इसमें एक हेड होता है, अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, टेल होता है, टेल में टेल प्लेट होता है, पुच्छ प्लेट कहते हैं इसे। यही जाके बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति पर जाके चिपक जाता है और अंदर प्रेशर डाल के प्रवेश कर जाता है, और इसके पुच्छ रेशे भी सहायता करते हैं टेल फाइबर्स। आइए अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब ये चीज़ तो आपने देख लिया कि हार्से और चेज ने किस पर अपना प्रयोग किया था, जीवाणुभोजी और इकोलाई बैक्टीरिया पर। अब हम ये देखेंगे कि आखिर इन्होंने इस प्रयोग में किया क्या और कैसे उन्होंने सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो उससे पहले यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं इनको मैं आपको बता दूँ। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि हार्से और चेज ने इकोलाई पर और जीवाणुभोजी पर अपना प्रयोग किया। जीवन चक्र के अध्ययन द्वारा यह प्राप्त या उन्होंने बताया कि जो संतति जीवाणुभोजी होती हैं, यानी जीवाणुभोजी की जो संतानें होती हैं उसमें केवल डीएनए ही जाता है, केवल डीएनए ही संचरित होता है, क्योंकि यही सिद्ध करना है कि माता पिता से उसकी संतान में क्या जाता है, डीएनए, वही आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो जीवाणुभोजी टीटू में एक षटकोणीय सिर और एक पुच्छ पाई जाती है, जिसके बारे में आपको संरचना में बताया गया कि जीवाणुभोजी में क्या पाया जाता है, एक हेक्सागोनल उसका हेड होता है, सिर होता है, पूंछ होती है, उस पूंछ में पूंछ प्लेट होती है और 6 पूंछ रेशे होते हैं। ठीक है, बताया गया। टीटू एवं अधिकांश जीवाणुभोजी प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं, ये भी आपको बताया गया। जीवाणुभोजी एक वायरस है, वायरस किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन के। अधिकांश जीवाणुभोजी में डीएनए पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। सिर भाग में उसका प्रोटीन का आवरण होता है जिसके अंदर डीएनए सुरक्षित होता है। ये जीवाणुभोजी केवल इकोलाई जीवाणु को की जीवित कोशिकाओं के अंदर ही जनन कर सकते हैं। ये जो जीवाणुभोजी हैं, टीटू जीवाणुभोजी, ये केवल और केवल इकोलाई जीवाणु के अंदर ही जनन कर सकते हैं। जीवाणु पर संक्रमण के समय टीटू जीवाणुभोजी अपने पूंछ प्लेट को इकोलाई की कोशिका भित्ति में संपर्क में लाते हैं और पूंछ के संकुचन के कारण पूंछ का अंतिम सिरा जीवाणु के कोशिका भित्ति को पार करके अंदर प्रवेश कराता है। देखिए इस फिगर पे वही कह रहे हैं कि जीवाणुभोजी है, जीवाणुभोजी जब इकोलाई के संपर्क में आता है तो उसकी कोशिका भित्ति पर पूंछ प्लेट की मदद से इसके अंदर प्रवेश कर जाता है और अपना आनुवंशिक पदार्थ इसमें अंदर ट्रांसफर कर देता है। हमें वही पता करना है कि इस कोशिका में, इकोलाई कोशिका में, वो आनुवंशिक पदार्थ कौन सा जाता है, डीएनए जाता है, आरएनए जाता है या प्रोटीन जाता है। आइए हम देखते हैं कि आखिर अल्फ्रेड हार्से और मार्था चेज ने किया क्या। सबसे पहला तो आप ये जानिए कि डीएनए होता है, आपने अगर 11th में बायोमॉलिक्यूल पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि डीएनए किसका बना होता है, 3 चीज़ों से, फास्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन क्षार और पेंटोस शर्करा। इन तीनों में कहीं पर भी सल्फर नहीं आता, सल्फर डीएनए में नहीं पाया जाता। डीएनए में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। लेकिन अगर आप प्रोटीन को देखोगे तो प्रोटीन में फास्फोरस नहीं पाया जाता, सल्फर पाया जाता है। अल्फ्रेड हार्से और मार्था चेज को कंफ्यूजन सिर्फ 2 में था कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है या डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो इन्होंने इसको प्रूफ करने के लिए कि कौन इनमें से आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, इनको चिन्हित कर दिया, लेबल कर दिया। चिन्हित कैसे किया, जैसे आप भीड़ में खो ना जाओ, आपको एक जीपीएस वाला आपको एक वॉच पहना दिया जाए तो आपके लोकेशन का पता चल जाएगा। तो उसी तरीके से इन दोनों को लेबल कर दिया गया। लेबल कैसे किया गया कि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है तो इसको नॉर्मल फास्फोरस ना करके रेडियो एक्टिव फास्फोरस में इनको ग्रो कराया गया, तो इससे जीवाणुभोजी में रेडियो एक्टिव फास्फोरस पहुंच जाता है। लेबल हो गया, यानी जहां पर भी रेडियो एक्टिव फास्फोरस मिलेगा यानी वो कह देगा कि ये जीवाणुभोजी का डीएनए है। अच्छा, जीवाणुभोजी के प्रोटीन में नॉर्मल सल्फर ना मिलाकर सल्फर 35, रेडियो एक्टिव सल्फर 35 का प्रयोग किया गया।
लेबल हो गया प्रोटीन। अब ये किया क्या, कैसे किया, ये सब चीज़ें अपने मन से भी समझ सकते हैं कि अगर हम जीवाणु भोजी को फास्फोरस 32 वाले कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे तो धीरे धीरे उनकी जितनी भी संतानें होंगी वे फास्फोरस 32 वाली होंगी। अगर हम जीवाणु भोजी को रेडियो एक्टिव सल्फर 35 वाले कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे तो उसके आने वाली जनरेशन में जो प्रोटीन होगी उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर 35 होगा। तो ये सब कॉमन बातें हैं जो आपको सेंस में होनी चाहिए, इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर मैं सीधे आपको बता रहा हूँ कि ये जो जीवाणु भोजी है उसमें सल्फर 35 मिला है, इसमें फास्फोरस 32 नहीं है। फास्फोरस 32 का प्रयोग इस वाले जीवाणु भोजी में किया गया है। 2 एक्सपेरिमेंट किए गए अलग अलग। एक जीवाणु भोजी में उन्होंने सल्फर 35 को रखा और एक जीवाणु भोजी में उन्होंने फास्फोरस 32 को रखा। ये जानने के लिए कि इसका देखें कि इसका प्रोटीन तो नहीं आनुवंशिक पदार्थ का कार्य कर रहा है। अगर इसका प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ का कार्य कर रहा है तो कोशिका के अंदर, ई कोलाई के अंदर सल्फर 35 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जीवाणु भोजी है। जीवाणु भोजी कोशिका के संपर्क में आता है, जीवाणु कोशिका के संपर्क में आता है और अपना आनुवंशिक पदार्थ इसके अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो जब ट्रांसफर कर देता है तो वैज्ञानिकों ने इस ई कोलाई बैक्टीरिया के परीक्षण किया तो पाया कि इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव फास्फोरस सल्फर नहीं था, कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं था इस कोशिका में। तो मतलब क्या कि जीवाणु भोजी अपना प्रोटीन नहीं ट्रांसफर करता, यानी प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। वहीं जब उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट देखा कि जिसका फास्फोरस यानी डीएनए उसका लेबल था, डीएनए चिन्हित किया हुआ था, जब बैक्टीरियोफेज कोशिका के संपर्क में आता है अपना आनुवंशिक पदार्थ छोड़ता है इस कोशिका में। तो जब साइंटिस्ट इस कोशिका का परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि इस कोशिका के अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 पाया गया, यानी कि बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए ही इसमें स्थानांतरित किया है, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस 32 उपस्थित है, पाया गया। तो ये क्या प्रूफ करता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। क्लियर है सारी चीजें? एक बार मैं फिर से बता देता हूं, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो शॉर्ट फॉर्म में। देखिए, 2 बैक्टीरियोफेज लिया और 2 बैक्टीरिया लिया, एक ई कोलाई इधर रखा, एक ई कोलाई इधर रखा। एक बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन उन्होंने चिन्हित कर दिया कि प्रोटीन को चमकीला पदार्थ मान लो, अभी सल्फर 35 भूल जाओ, हम कह रहे हैं चमकीला पदार्थ, प्रोटीन को चमकीले टेप से लपेट दिया। एक समझने की बात है, हालांकि टेप से लपेट नहीं सकते हो, देख नहीं सकते आंखों से, तो लपेटोगे क्या, समझने के लिए इन्होंने प्रोटीन को लपेट दिया, ये देखने के लिए कि क्या प्रोटीन स्थानांतरित करता है ये बैक्टीरियोफेज कोशिका में। नहीं किया, क्योंकि वो लपेटा हुआ पन्नी मिला ही नहीं कोशिका में। अगर मिला होता तब ये कहते हैं कि ये बैक्टीरियोफेज प्रोटीन को ट्रांसफर करता है, प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है। तो वो लपेटा हुआ चमकीला पन्नी नहीं मिला, तो यानी क्या बताता है कि प्रोटीन तो आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। वहीं जब डीएनए को चमकीले टेप से लपेटा गया और तब देखा गया कि तो बैक्टीरियोफेज जो अपना आनुवंशिक पदार्थ इस कोशिका में भेजता है, उस कोशिका का परीक्षण किया गया तो पाया गया कि इसमें चमकीला टेप पाया गया है। तो चमकीला टेप अगर पाया गया तो क्या दर्शा रहा है कि ये आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है, क्योंकि डीएनए को ही हमने चमकीले टेप से लपेटा था इसमें। ठीक है, पाया भी गया रेडियो एक्टिव फास्फोरस डिटेक्टेड इन सेल, डिटेक्टेड मतलब पाया गया कोशिका में। लेकिन यहां पर जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस था वो नहीं पाया गया, नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन सेल। ये आपके एनसीईआरटी का फिगर है, समझ में आया? और जो सुपरनेटेंट बचता है, यानी ये अपना आनुवंशिक पदार्थ ही ट्रांसफर करते हैं, बाकी का डेड बॉडी इनका तो पड़ा ही रह जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये बैक्टीरियोफेज हैं, इन्होंने अपना आनुवंशिक पदार्थ ट्रांसफर कर दिया। तो आनुवंशिक पदार्थ चूंकि यहाँ पर प्रोटीन लेवल था सल्फर 35 से, तो चूंकि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ होता नहीं है तो डीएनए चला गया, प्रोटीन अभी भी इनके पास है। तो प्रोटीन इनके पास है और प्रोटीन सल्फर 35 से लेबल किया गया था। जब इसके डेड बॉडी में देखा गया तो रेडियोएक्टिव सल्फर था, यानी सल्फर यहाँ पर है अभी डेड बॉडी में उसके बैक्टीरियोफेज के, यानी प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं था। अगर प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ होता तो आनुवंशिक पदार्थ इस कोशिका में चला गया होता, इसमें नहीं होता। वहीं देखिए डीएनए में, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसलिए डीएनए चला गया कोशिका में। अब जो उसकी डेड बॉडी होगी उसमें डीएनए नहीं होगा
और जब डीएनए नहीं होगा यानी फास्फोरस 32 भी नहीं होगा। देखिए, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, जो बॉडी है, डेड बॉडी है, उसमें कोई भी रेडियो एक्टिव फास्फोरस नहीं पाया गया, यानी ये अपने डीएनए को पूरी तरीके से कोशिका में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है सारी चीज़ें? आपको सिंपल लैंग्वेज में भी बता दिया मैंने, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में समझना था तो वो भी बता दिया मैंने। कुछ नहीं है बाबू, थोड़ा बुद्धि लगाओ, कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से समझो कि एक बैक्टीरियोफेज है जिसके प्रोटीन को चिन्हित किया गया। अगर वो अपने प्रोटीन को इस कोशिका में छोड़ता तो कोशिका में प्रोटीन सल्फर 35 से चिन्हित है तो पाई जाती, लेकिन नहीं पाई गई, क्योंकि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, इसने प्रोटीन नहीं छोड़ा और वो प्रोटीन उसके शरीर में ही रह गया, इसलिए उसके शरीर में पाया गया प्रोटीन सल्फर 35। लेकिन डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसलिए इसने डीएनए इसके अंदर कोशिका में छोड़ा और डीएनए हमें दिखा भी इस कोशिका में, ई कोलाई में, क्योंकि फास्फोरस 32 पाया गया। अब जब डीएनए इसने छोड़ दिया तो इसकी बॉडी में डीएनए नहीं पाया जाएगा, यानी जो बॉडी बची है उसमें नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। क्लियर है बातें? और इसी तरीके से अल्फ्रेड हार्से एंड मार्था चेज ने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, देख लीजिए। हार्से एवं चेज ने दो अलग अलग प्रयोग किए। एक में जीवाणु भोजी T2 के डीएनए और प्रोटीन को चिन्हित किया गया। डीएनए में फास्फोरस तो पाया जाता है किंतु सल्फर नहीं पाया जाता। वहीं प्रोटीन में सल्फर होता है किंतु फास्फोरस नहीं होता। तो ये एक एडवांटेज था, डीएनए के फास्फोरस के चिन्हित कर दो और प्रोटीन के सल्फर को चिन्हित कर दो। तो उन्होंने वही किया, इन्होंने डीएनए के लिए फास्फोरस 32 का प्रयोग किया गया, जो एक रेडियो एक्टिव फास्फोरस है, और प्रोटीन के लिए रेडियो एक्टिव सल्फर 35 का प्रयोग किया गया। P32 से चिन्हित किए गए जीवाणु भोजियों को ई कोलाई की कोशिकाओं के साथ मिश्रित किया गया। कुछ समय पश्चात जब इन्होंने मिश्रण का अध्ययन किया तो पाया कि संतति जीवाणु भोजियों में भी फास्फोरस 32 उपस्थित था। यानी फिगर के माध्यम से तो ये बात नहीं कह रहे हैं, फिगर के माध्यम से कुछ और बताया गया है, मतलब बात वही है थोड़ा सा घुमाकर, कि जो उनकी संतान थी, संतान जो थी जीवाणु भोजियों की, उनमें फास्फोरस 32 पाया गया। क्लियर है? उसके बाद एक अन्य प्रयोग उन्होंने किया। एक अन्य प्रयोग में हार्से एवं चेज ने सल्फर 35 से चिन्हित किए गए जीवाणु भोजियों को ई कोलाई कोशिकाओं के साथ मिश्रित किया, और जब कुछ समय पश्चात इस मिश्रण का अध्ययन किया तो पाया कि संतति जीवाणु भोजियों में सल्फर 35 की बहुत ही कम मात्रा थी। इन प्रयोगों से स्पष्ट होता है कि डीएनए जनक जीवाणु भोजियों से संतति जीवाणु भोजियों में संचित होता है, जबकि प्रोटीन संचित नहीं होता। अतः कम से कम जीवाणु भोजियों में तो डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। यानी समझ में आया कि संतान में जीवाणु भोजी का केवल डीएनए ही जाता है, प्रोटीन नहीं जाता। और इस प्रकार से अल्फ्रेड हार्से और मार्था चेज ने यह प्रूव किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। क्लियर? अब इसके बाद टॉपिक आता है आनुवंशिक पदार्थ के गुण, डीएनए बनाम आरएनए। आनुवंशिक पदार्थ के क्या क्या गुण होने चाहिए कि वो एक आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करे, तो इस टॉपिक को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप लोग इसको पढ़िए, समझिए। उम्मीद है कि आपको इस तरीके से पढ़ाने का सिस्टम अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए कि इस तरह से पढ़ना आप लोग को सुविधाजनक है। पढ़िए। जिस किसी ने भी बुक ऑर्डर नहीं कर पाए हैं, अभी चांस है, आप कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक बहुत लिमिटेड बची भी हैं, ख़त्म होते देर नहीं लगेगा और फिर से स्टॉक आने में समय लग सकता है, जिसको आपने कई बार फेस कर चुके हैं। तो देर ना करते हुए बुक को ऑर्डर कर दीजिएगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। आज के इस टॉपिक से मेरा कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि ग्रिफिथ ने किस जीवाणु पर अपना प्रयोग किया था। दूसरा, एवेरी मैक्लर्ड मैकॉर्टी ने किस पर अपना प्रयोग किया था। और तीसरा, सर्वमान्य रूप से किसने सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। आखिरी क्वेश्चन कि जीवाणु भोजी क्या है, जीवाणु है या विषाणु है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा और अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। और आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।